Good morning, students. So, class 10th, actually, we have discussed two topics in the previous video, main two topics. बाकी तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अगर सोचें क्वेश्चन, अगर हमारे दिमाग में अगर आए तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या कोई रिलेशन है? Yes, there is a relation between the V and I, that is electric potential and electric current. किसी भी वायर के दो पॉइंट के बीच अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एक रिलेशन होता है जिसको सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम, एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिलेशन उनको मिला और उन्होंने इस रिलेशन को V और I के बीच में स्टेटमेंट करके इसको बताया और उन्हीं के नेम के ऊपर ये ओम्स लॉ है. बट एक्चुअली उनका एक्सपेरिमेंट था क्या, पहले आप थोड़ा ये भी देख लीजिए. बाय चांस अगर एग्जाम में इस रिलेटेड कुछ भी आता है, आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, आपको एक टॉपिक उसके अंदर एक लाइन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए उसकी. तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक उनका एक्सपेरिमेंट था क्या. आप इसमें एक सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, आपकी बुक में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हो. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, दैट मीन्स इट्स योर बैटरी. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी और द इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड विद द वायर. आप ये नाइक्रोम का भी ले सकते हैं, कोई और भी मटेरियल हो सकता है इसमें, बट इट शुड बी ए कंडक्टर, वो कंडक्टर होना चाहिए वायर. तो आप इस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं अमीटर के साथ इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड विद द की, एंड द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दी वायर. जो वोल्ट मीटर है वो आपका इन दोनों वायर के एंड में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है. इन दोनों वायर्स के एंड में जब भी वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये हुआ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, तो आप इसमें कैसे करेंगे. सो आपने एक्चुअली क्या देखा है, आपने इसको वोल्ट मीटर को कहाँ पे कनेक्ट किया है, इन दोनों इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो जब आप पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद एक्चुअली ये टेबल आपको बनानी है फॉर दी ऑब्जर्वेशन. सीरियल नंबर आप कितनी बार ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ वी, रेशो वी ओवर आई एंड द कांस्टेंट. आप ये पहले भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि कंफ्यूजन हो तो वैल्यू ये वाला कॉलम आप इस साइड लिख सकते हैं या कॉलम आप इस साइड कर सकते हैं. ठीक है, एंड नाउ इन द लास्ट वी विल टू कैलकुलेट द रेशो वी ओवर आई. सो एक्चुअली इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए आपने जब एक सेल को एक नया कोई भी वायर है, नाइक्रोम का वायर अगर हम कंसीडर करें, उससे आपने सेल को कनेक्ट किया है, तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा देन वी विल चेक दी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. हम वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है वो कितनी आती है, 2 वोल्ट. यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है फर्स्ट वो क्या आएगी, 2 वोल्ट. और वोल्ट मीटर की रीडिंग जब 2 वोल्ट आएगी देन आफ्टर दिस वी विल चेक द रीडिंग ऑफ द अमीटर. अमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, 1 एम्पियर. ठीक है, एक्चुअली हम ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, दिस इज नॉट द कन्फर्मेशन. ये एक एक्चुअली आपकी मतलब फिक्स ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए आपको पॉइंट्स लिए गए हैं. So now in the second step we will connect the two cells with the arrangement, with the given arrangement. तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी what is the reading of the voltmeter, again we will check. In the second situation we will get 4 volts. So now after this we will check the value of the ammeter, we will get 2. Similarly in the third step हम 3 सेल को कनेक्ट कर देते हैं. 3 सेल को कनेक्ट करने के बाद जो वैल्यू वोल्टमीटर की हो जाती है वो 6 हो जाती है. अमीटर की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है. इन दी फोर्थ स्टेप जब आप 4 सेल्स इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो 4 सेल कनेक्ट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 8. Then the value per meter is 4. Now calculate the ratio V over I, 2 over 1, 4 over 2, 6 over 2 and 8 over 4. In all the cases we will get the value of 2. We will get the value 2. That means it is the constant value. हर एक सिचुएशन में आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 2 मिल रही है. That means ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई है आपकी. जो रेशो हुआ है आपका वो क्या आया है, रेशो आपका आपको क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. मतलब V ओवर I का जब रेशो निकालते हैं हम तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम वैल्यू आ रही है. तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग V ओवर I के जो रेशो है उसे यहाँ पर एक कांस्टेंट माना गया है. और इस कांस्टेंट को ही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर जो नेम रखा गया है इसका वो रखा गया है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की. ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू दिस इज द स्टेटमेंट. अब उनके ऑब्जर्वेशन क्या आई है इस चीज़ के अकॉर्डिंग.
ये कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन ले लिए, सॉरी उन्होंने क्या रिजल्ट दिया इसके अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट उनका क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी वायर में जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको मैथमेटिकली अगर हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो जितना भी करंट उस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। बाय रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, ओके, एंड V over I is equals to constant and the name of this constant is equals to R. R is known as the resistance of the wire. Resistance क्या होता है? Resistance is the property. Resistance is the property. Resistance here. Resistance is the property of a conductor which oppose the flow of charges through it. जो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले चार्जेस का क्या करता है? अपोज करता है। यही क्या होती है आपकी प्रॉपर्टी, किसकी? कंडक्टर की, ठीक है। सो V अपॉन आई, जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी आई है, आप इसको जो नाम यहाँ पर देते हैं वो आपका रेजिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए जो लीनियर प्रॉपर्टी से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है दोनों क्वांटिटीज, इसका मीनिंग क्या होता है? इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, आप क्या देखते हैं, अगर हम वैल्यू जो V की वैल्यू है अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो अमीटर है वो वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होती हैं तो हमेशा उनका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आप इसके थ्रू भी इसको मतलब प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को। फॉर एग्जांपल चलिए अभी यहीं पे देख लेते हैं, ये वैल्यू आपकी 0 है, ये वैल्यू आपकी 2 को शो करती है और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है 4 एंड देन 6 एंड देन 8। Similarly here the values of the I 1, 2 and 3. So 1 पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू जो वोल्टेज की है वो 2 पर कितनी है? 1। ये चीज़ सिमिलरली 4 पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। आपने यहाँ पॉइंट आउट किया, आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे क्लियर आएगा आपको ग्राफ। 6 पर आप 3 पे वैल्यू करेंगे तो 6 पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 3। तो सिमिलरली आप क्या देखते हैं कि इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे, व्हेन यू विल जॉइन दी गिवन 3 पॉइंट्स then you will get a straight line। तो आपको क्या मिलेगा? एक straight line मिलेगी। So we can say that both the quantities, if given quantities are directly proportional to each other, then we will get the graph in this situation as a straight line। So ग्राफ इज इक्वल्स, जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आता है? इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो देखिए इससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो आप ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि ohm's law वैलिड ओनली इफ, कि ohm's law एक्चुअली वैलिड सिर्फ कब की सिचुएशन में है? इफ द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर और जो अदर फिजिकल कंडीशन है जब तक वो सेम रहेंगी तब तक ohm's law वैलिड करेगा, अदरवाइज फिर ये ohm's law वैलिड नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कंडक्टर का, टेम्परेचर जो है वो कंडक्टर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जब तक वो सेम रहेगा आपका ohm's law वैलिड रहेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। So, after the topics electric current, electric potential, now we want to know that the SI unit of resistance. So, another definition of the resistance R is equals to V upon I. We can say that the ratio of the potential difference at the current flowing through in a conductor is known as the resistance, ठीक है। जो रेशो है V और I का वो भी रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। एंड द सेकंड डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस की है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू इट, जो चार्जेस के फ्लो का अपोज करे, उनको रोके फ्लो होने से। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, SI यूनिट इज इक्वल्स टू ओम। SI यूनिट होगी आपकी ओम। एंड व्हाट इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द ओम? इट इज़ अ ग्रीक लेटर, ठीक है। ये आपको ग्रीक सिंबल है। ये आपका अगर आप इसको लिखें कभी भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब आप ओम के लिए जो साइन यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, 1 ओम इज इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू 1 ओम एंड SI यूनिट ऑफ V इज इक्वल्स टू 1 volt and SI unit of I is equals to 1 ampere. So we can say that 1 ohm is equals to 1 volt per ampere. Okay. Again, similarly, as we have discussed, define 1 ampere, define 1 volt.
आपको ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, डिफाइन वन होम, है ना। वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वन होम इन दी नेक्स्ट वीडियो। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। सो अगेन देखिए, मतलब अगर आपको फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि नोटिफिकेशन नहीं मिलती, जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके।